हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग की, जिसे 1 अगस्त 2023 से सरकार ने घटाते हुए 5 करोड़ कर दिया गया है। इस लिमिट के आने के बाद पूर्णतः संभावना मान के चलिए कि आने वाले निकट भविष्य में यह लिमिट 2 करोड़ कर दी जाएगी। इसीलिए ई इनवॉइसिंग आपके लिए, आपके व्यापार के लिए कितना मैंडेटरी है और इसे बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर आप विभाग की पेनल्टीज में फंस सकते हैं, ये सभी हम एक वीडियो में जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे। वेलकम टू टेक समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीएसटी एक्ट में ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर 2020 से मैंडेटरी करना सरकार ने शुरू किया था 500 करोड़ तक की लिमिट से, और उसे धीरे धीरे पैरेलली समय के साथ साथ घटाते हुए सरकार ने जनवरी 2021 में 100 करोड़, अप्रैल 2021 में 50 करोड़, अप्रैल 2022 में 20 करोड़, अक्टूबर 2022 में 10 करोड़ और 1 अगस्त 2023 से इस लिमिट को घटाते हुए 5 करोड़ कर दिया। और इस लिमिट को घटाने के बाद ये आप अनुमान मान के चलिए कि निकट भविष्य में यह लिमिट, ऑडिट की टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ तक सरकार जल्द ही अनाउंस कर देगी। अब क्योंकि पूरे भारत में ई इनवॉइसिंग सभी माल और सप्लाईज के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, इसीलिए इस ई इनवॉइसिंग को बनाना और इसे समझना और इसकी कमी होने पर होने वाली पेनल्टीज को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपको यह ध्यान रखना है कि ई इनवॉइसिंग बेस्ड होता है एग्रीगेट एवरेज एनुअल टर्नओवर पर। इट मीन्स जुलाई 2017 से जब से जीएसटी एक्ट लगा है, उसके बाद से 2023 अगस्त तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने अपना एग्रीगेट एवरेज टोटल टर्नओवर 5 करोड़ अथवा उससे अधिक का किया है, तो उस केस में 1 अगस्त 2023 से आप ई इनवॉइसिंग के पैरामीटर में आ जाएंगे। इस एग्रीगेट एवरेज टोटल टर्नओवर को काउंट करने के लिए आपको इसमें अपनी सारी B2B सप्लाई, सारे B2C सप्लाई, सारे एग्जाम सप्लाई और सारे क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स को इंक्लूड्स करते हुए आरसीएम्स की होने वाली सप्लाईज को छोड़ते हुए सारे टर्नओवर्स को कैलकुलेट करके इस लिमिट को ज्ञात करना पड़ेगा। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी साल में अगर आपने इस 5 करोड़ के टर्नओवर को अचीव कर लिया गया है, तो फिर उसके बाद आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आ जाएंगे। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक बार आप ई इनवॉइसिंग के पैरामीटर में आ गए, तो फिर किसी भी साल में आपका टर्नओवर अगर कम हो जाए तो भी आप इसके पैरामीटर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए सरकार ने जीएसटी एक्ट में रूल 48 स्पेसिफाइड किया है, जो कि ई इनवॉइसिंग के बारे में डीपली आपको बताता है। ई इनवॉइसिंग एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जो कि किसी भी स्पेसिफाइड इनवॉइस के लिए गवर्नमेंट के पोर्टल से जनरेट किया जाता है। और ई इनवॉइसिंग एक पैरामीटर है जिसके हिसाब से यह कंफर्म होता है कि आपने रिस्पेक्टिव बिल को प्रिपेयर करते समय एट द सेम टाइम सरकार को भी उसकी डिटेल दे दी है। आगे हम बात करेंगे कि ई इनवॉइसिंग को बनाने के लिए टाइम लिमिट, जो कि हर एक व्यापारी जानना चाहता है। जीएसटी एक्ट के अनुसार एग्रीगेट एवरेज टोटल टर्नओवर अगर किसी एसएससी का 100 करोड़ से अधिक है, तो उस केस में उन्हें आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर विद इन 7 डेज ऑफ सप्लाई बनाना मैंडेटरी रहेगा। और जिन एसएससी का एग्रीगेट एवरेज टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे रहेगा, उनके लिए एडवाइजरी रहेगी कि उन्हें अपना मंथली जीएसटी रिटर्न GSTR1 सबमिट करने से पहले रिस्पेक्टिव मंथ में जितना भी B2B ट्रांजेक्शंस, डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं, उनके लिए रिस्पेक्टिव आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस नंबर प्रिपेयर करने होंगे, जो कि रिस्पेक्टिव GSTR1 सेल्स रिटर्न से मैच होने चाहिए। इसके साथ ही आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ई इनवॉइस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर भी अप्लाई होता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी एक्ट के अनुसार कुछ व्यवस्थाएं, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को किए जाने वाले पेमेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज को किए जाने वाले पेमेंट, इन स्पॉन्सरशिप्स के किए जाने वाले पेमेंट्स, और साथ ही एडवोकेट फीस या फिर प्रोफेशनल फीस जो कि एडवोकेट्स को दी जाती हैं, डायरेक्टरशिप्स में किए जाने वाले पेमेंट्स, ये सभी आरसीएम के दायरे में आते हैं। और आरसीएम एप्लीकेबल होने पर अगर आपने आरसीएम का वाउचर बनाया है, तो उस पर भी आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ साथ आईआरएन जनरेट करना होगा। आगे हम बात करेंगे कि किन किन ट्रांजेक्शन्स पर ई इनवॉइसिंग रेफरेंस लगता है। जितने भी B2B ट्रांजेक्शन्स टैक्सेबल सप्लाईज के होते हैं, जितने भी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को की जाने वाली सप्लाई हैं, जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, जितने भी डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, और डेबिट नोट्स एवं क्रेडिट नोट्स, इन सभी के लिए आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN बनाना मैंडेटरी रहेगा। और दूसरी ओर किन किन ट्रांजेक्शन्स पर आपको ई इनवॉइसिंग से सरकार ने एग्जम्पशन दे रखी हैं,
तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम्प्ट सप्लाईज जो हैं उन पर IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा। नील रेटेड सप्लाईज जो हैं उन पर आपको IRN जनरेट करना जरूरी नहीं होगा। और साथ ही होली एग्जाम्प्ट सप्लाई अगर कोई है तो उनके लिए आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। SEZ यूनिट्स को द्वारा किए जाने वाले सेल पर आपको ई इनवॉइसिंग बनाना जरूरी नहीं होगा। अब इसके बाद आपको महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि ई इनवॉइसिंग अगर आपने नहीं बनाया है और अगर आप ई इनवॉइसिंग के पैरामीटर में आते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा। सेक्शन 48 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट 2017 ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि अगर आपने ई इनवॉइसिंग तैयार नहीं की है किसी भी एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन्स की जिस पर IRN ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो उस केस में 100% ऑफ टैक्स ड्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शंस और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर, जो भी अधिक होगा उसके इक्वल तक सरकार आप पर पेनल्टी लगा सकता है। और सेकंड केस, अगर आपने कोई अनप्रॉपर तरीके से या फिर आपने इनवॉइस के अगेंस्ट में गलत IRN बनाया है जहां पे वैल्यूएशंस डिफर करते हैं तो उस केस पे आप पर 25,000 रुपए तक की विभाग पेनल्टी लगा सकता है। और साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहां एक और यह रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन्स तक विद इन 7 डेज में IRN बना सकते हैं और 100 करोड़ से नीचे के ट्रांजेक्शन्स करने वाले SSCs के लिए GSTR1 सबमिट करने से पहले अपने IRN प्रिपेयर कर लेने चाहिए। इन दोनों मदों को ध्यान रखने के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है और अगर आप विदाउट ई इनवॉइसिंग इनवॉइस के अलॉन्ग विद ई वे बिल पूरे सप्लाई को मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई दे रहे हैं, तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बिल के अगेंस्ट में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ मूवमेंट एप्लीकेबल ही रहेगी। आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स करते समय फिर चाहे वह इंटर स्टेट हो या फिर विद इन स्टेट, अगर आपका गुड्स मूव कर रहा है और आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है तो उस केस में आपका फिजिकल बिल वैलिड नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी डिपार्टमेंट डिटेन करता है, इंटरसेप्ट करता है तो सेक्शन 48 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली आप पर वह पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, क्योंकि आप पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है और विदाउट IRN आपका फिजिकल बिल वैलिड नहीं होने पर वो आपका व्हीकल इंटरसेप्ट कर सकते हैं और शायद से ई वे बिल की पेनल्टी 129 एंड 130 में भी आपको कवर कर ले, जो कि आपके लिए पैनिक हो सकता है। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक काउंटर सेल करते हैं जहां पर आप B2B अथवा B2C सेल करते हैं तो वहां आप रिलैक्सेशंस का फायदा उठाएं, लेकिन अगर आप ई इनवॉइसिंग के दायरे में आते हैं और अगर आप अपना गुड्स मूव कर रहे हैं फिर चाहे वह इंटर स्टेट हो या विद इन स्टेट, तो आपके लिए मैंडेटरी रहेगा कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही आपको अपना ई इनवॉइसिंग रेडी रेफरेंस में गाड़ी के साथ देना जरूरी रहेगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि ई वे बिल को जल्द ही IRN के पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा और जितने भी SSC GST में IRN पे वैलिड एप्लीकेबल हैं वे सभी अपने ई वे बिल तभी बना पाएंगे जब वह किसी भी रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन्स जिन पर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है वह तैयार करे, तभी उनका ई वे बिल बन पाएगा। होप सो ये पूरी जानकारी आपको हेल्प करेगी। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। हम जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।